हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH 236 चांडाल चौकड़ी। बिरला मेंशन के अंदर बिरला परिवार के दोनों बेटे रायचंद बिरला और मानसिंह बिरला एक दूसरे के साथ बहस कर रहे थे। वहीं जयेश बत्रा और उसका बेटा यश भी खड़े थे तो भूचंद बिरला के कमरे में भूचंद को कई विदेशी डॉक्टर्स ने घेर रखा था और वो लोग तरह तरह के टेस्ट उनके ऊपर किए जा रहे थे। तभी मानसिंह गुस्से से रायचंद पर चिल्लाता है और कहता है, ये क्या हरकत है रायचंद, तुमने हमारे होने वाले दामाद को किसी और के हाथों कैसे पिटने दिया। उस लड़के को ढूंढ कर निकलो और उसकी चमड़ी उधेड़ डालो। तभी प्रणाली बीच में ही बोली, अरे वाह ये सही बात है, पर इस घोंचू ने जब मुझे थप्पड़ मारा तब कहा थे आप लोग, आपकी बेटी मार खाए तो कोई गम नहीं है आपको। तभी मानसिंह ये सुनकर कहता है, वो तुम्हारा होने वाला पति है, अगर उसने तुम्हें थप्पड़ मार भी दिया तो कौन सी बड़ी बात है। और हाँ, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों ने कोना पकड़ लेना चाहिए और चुपचाप बैठना चाहिए। तभी रायचंद, जो इतनी देर से सब कुछ सुन रहा था, वह बोला, भैया अगर आपको पता चल जाए कि इस गधे को किसने मारा है आप इतना नहीं भौंकते। अब अपना मुंह बंद रखो और इन गोरी चमड़ी के लोगों को और इस जयेश बत्रा को लेकर निकल जाओ, यही आपके लिए बेहतर होगा, वरना कहीं लेने के देने ना पच जाए। उनकी ये बातें चल ही रही थी तभी एक लाल रंग की स्पोर्ट्स कार जिसका हुड नहीं था, उसके अंदर चार लड़के जिन्होंने शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी थी अंदर आ गए। उन सभी का हुलिया मावलों से कम नहीं था। ऊपर से आज शौर्य को भी पान चबाने की इच्छा हुई थी तो उसने अपने गालों में एक पान दबाए रखा था। उसने आते ही एक लाल रंग की पिचकारी बाहर गमले में मारी और फिर चारों बड़े स्वैग के साथ अंदर आ गए। कबीर, अभिमान, विराज और शौर्य उन सभी के सामने आ गए थे। लेकिन जैसे ही शौर्य ने इतने सारे लोगों को देखा उसकी भौहें सिकुड़ गई। तभी उसे एक गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, डैड ये वही है जिसने मुझे कल रात को मारा था। इसे छोड़ना मत डैड, इसे अभी के अभी मार डालो। उसकी आवाज सुनकर विराज ने कान में उंगली डाली और फिर उसे खुजाते हुए बोला, अरे बाप रे, बिरला मैंशन के अंदर का ये कुत्ता कितनी जोर से भौंकता है। अभिमान, जरा इसे चुप कर दो। विराज की बात सुनते ही अभिमान ने आगे बढ़कर बिना कुछ पूछे या कहे सीधा यश के पेट में लात जड़ दी। इसे देखकर जयेश बत्रा भड़क गया और उसने तुरंत अपने हथियारबंद बॉडीगार्ड्स को इशारा कर दिया। उसका इशारा मिलते ही सारे गार्ड्स ने आगे बढ़कर चारों को घेर लिया, पर वह गार्ड्स उन्हें छू पाते उससे पहले ही चारों उनके घेरे से बाहर निकल गए। और अगले ही पल हड्डियां टूटने की आवाज हर तरफ गूंज गई। सारे गार्ड्स दर्द में करहाते हुए फर्श पर गिरे हुए थे। कबीर ने आगे बढ़कर उन गार्ड्स को देखा और ताना मारा, अरे ये काटने वाले कुत्ते तो कुछ भी नहीं कर पाए। क्या इतना ही दम है इनके अंदर? इनसे बेहतर तो हमारी भीड़ें हैं, एक फटके में भले भलों को चुप करा देती है। तभी अभिमान आगे आते हुए बोला, मैं एक डॉक्टर हूं और मैं यहाँ भूचंद बिरला का इलाज करने आया हूँ। बेहतर होगा कि यहाँ अब और ज्यादा भीड़ इकट्ठा ना करे और मुझे उनके पास लेकर चलिए। अभिमान की बात सुनकर प्रणाली शौर्य को देखने लगी। शौर्य हंसते हुए बोला, आप मेरे इस भाई को तो पहले ही जानती है। या अगर मैं कहूँ कि इस दुनिया का दूसरे नंबर का बेस्ट डॉक्टर है तो क्या आप मुझ पर यकीन करेंगे? ये सुनकर वहीं खड़ा विराज बोला, अरे ये पहले नंबर का हकदार है भाई, लेकिन तुम्हारे हिसाब से पहले नंबर पर कौन है फिर? तभी शौर्य के कुछ कहने से पहले अभिमान बोला, वो तो वह खुद है जो दुनिया का बेस्ट डॉक्टर है। ये सुनकर कबीर और विराज शौर्य को घूर कर देखने लगे। लेकिन शौर्य ने उन्हें नजरअंदाज किया और रायचंद बिरला से कहा, क्या हुआ अंकल, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मुझे यहाँ कोई भी बेवकूफ दिखाई देना नहीं चाहिए, पर अपने तो यहाँ लगता है जानबूझकर बेवकूफों को लाया है। तभी जयेश बत्रा गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, लड़को वही रुक जाओ वरना मैं इस बिरला परिवार को एक झटके में बर्बाद कर दूंगा। मेरे पास उनके बाप की जान है अगर तुमने कोई होशियारी की। उसने इतना ही कहा था कि उसके हाथ का बैग विराज के हाथों में था। विराज ने बैग को खोला तो उसने देखा कि एक जालीदार छोटी बोतल थी, इसके अंदर एक पंखों वाला कीड़ा था। कीड़े को देखते ही तुरंत अभिमान चिल्लाया, ये तो कानूबूसी है। शौर्य, अगर इसके पास रानी कानूबूसी है इसका मतलब रानी का एक कीड़ा इसने दादाजी के शरीर में डाल रखा है। ये सुनकर विराज ने तुरंत उस बोतल को अपने हाथ में लिया और उसे जलाने की तैयारी करने लगा तो अभिमान तुरंत बोला, रुक जाओ विराज, उस कीड़े को मत मारना वरना दादाजी तुरंत मारे जाएंगे।
अभिमान और विराज के बीच की बातें सुनकर अब जयेश को पसीना आने लगा था, क्योंकि उसकी रानी कानुबूसी अब विराज के हाथ में थी और ये लोग इसके बारे में अच्छे से जानते थे। शौर्य जो मुस्कुराते हुए देख रहा था, उसने एक नजर रायचंद और मानसिंह की ओर डाली। उन दोनों की भी आंखें बड़ी हो गई थी। उन्हें अब यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने खड़ा ये आदमी इस हद तक जा सकता था कि उनके पिता के शरीर में एक कीड़ा डालकर उन्हें मारने की कोशिश करेगा। शौर्य ने आगे बढ़कर उस कानुबूसी को अपने हाथ में लिया और आत्मिक शक्ति का उपयोग करके उस कानुबूसी को कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर वह कीड़ा बहुत ही जिद्दी था। तभी शौर्य ने अपने खून की एक बूंद निकाली और उस कीड़े के सामने घुमाई। वह कीड़ा तुरंत शौर्य की बात मानने के लिए तैयार हो गया। शौर्य ने उसके बाद जयेश को देखा, जिसके माथे पर पसीना उभर आया था। रायचंद ने गुस्से में आगे बढ़कर जयेश को एक झापड़ खींचकर मारी और फिर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, हरामखोर, हमने तुम्हें अपना समझा था और तुमने हमें ये सिला दिया। मैं तुम दोनों बाप बेटों की आज यही कब्र खुदवाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। गार्ड्स, इन दोनों को बांध दो, मैं इनसे बाद में निपटूंगा। इतना कहकर रायचंद अभिमान की ओर मुड़ा और बोला, मिस्टर गिल, प्लीज आप मेरे साथ आइए और मेरे पापा को देखिए। ये सुनकर वही खड़ा मानसिंह गुस्से से बोला, रायचंद, ये क्या बेवकूफी है। मैं मानता हूँ कि इस लड़के ने इस कीड़े को पहचान लिया है, पर क्या तुम्हें लगता है कि ये लड़का हमारे पापा को बचा पाएगा? ये सुनकर रायचंद ने एक बार अपने भाई को देखा और अपना सिर हिलाया और बोला, लगता है आज आप पीट कर ही मानोगे। आपको क्या पता कि ये चांडाल चौकड़ी कितनी खतरनाक है। उसका इतना कहना ही था कि मानसिंह को कबीर ने पीछे से गर्दन को पकड़ा और उसे हवा में उठाया। वहीं आगे से विराज उंगलियां चटकाते हुए आया और बोला, लगता है तुम्हारे दिमाग के कुछ पेंच ढीले हैं। मेरे भाई ने कहा था कि कोई बेवकूफ यहाँ नहीं चाहिए जो हमारे काम में रुकावट बने, पर तुम नहीं सुधरोगे। इतना कहकर विराज ने बॉक्सिंग का स्टेंस लिया और किसी पंचिंग बैग की तरह उसने सामने खड़े होकर मानसिंह के शरीर में घुसे जड़ दिए। मानसिंह की चीखें निकल गई, पर किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। मानसिंह सिर्फ 4 पंच में ही बेहोश हो गया। उसके बाद वो सब लोग अंदर के भूचंद के कमरे की ओर चले गए। कमरे में कदम रखते ही शौर्य और उसके साथियों ने एक अजीब एनर्जी को महसूस किया। तभी उन सभी की नजर भूचंद के हाथ पर गई, जहां उसके हाथों में एक अंगूठी थी। उन्हें वाहन देखकर एक गोरा डॉक्टर आगे आया और उन्हें रोकते हुए बोला, ये क्या हो रहा है मिस्टर रायचंद, हम लोग यहाँ इनका इलाज कर रहे हैं। ऐसा विदाउट परमिशन कौन अंदर आता है? तभी अभिमान ने अपना हाथ उठाकर उसे वही रोका और बोला, अबे ओ चिकने, तेरी ये टोली ले और पतली गली से निकल जा, क्योंकि इस बुढ़े का मतलब दादाजी का इलाज तुमसे ना हो पाएगा। अभिमान की बात सुनकर उस डॉक्टर को गुस्सा आया और वह अंग्रेजी में रायचंद को बोलने लगा, मिस्टर रायचंद, ये क्या तरीका है हमें अपमानित करने का? मैं आपको ब्लैकलिस्ट कर सकता हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। तभी कबीर उस डॉक्टर के पास चलते हुए आया। उसे डॉक्टर के सामने देखकर प्रणाली और रायचंद के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उन दोनों को अच्छे से पता था कि आगे क्या होने वाला है, पर इस बार कबीर ने ऐसा कुछ नहीं किया और डॉक्टर को देखकर बोला, क्या तुम बता सकते हो कि इस आदमी को क्या हुआ है और उसका इलाज क्या है? ये सुनकर डॉक्टर थोड़ा हड़बड़ा गया और बोला, हम अभी उनकी जांच कर रहे हैं, हमें अभी तक कुछ भी नहीं पता चला है। ये सुनकर कबीर और उसके साथी हंसने लगे। फिर विराज उसे देखते हुए बोला, अगर तुम इतने देर से उसकी बीमारी नहीं ढूंढ पाए तो यहाँ क्या उखाड़ रहे थे तुम? अब निकलो यहाँ से। विराज की बात सुनकर वह डॉक्टर चिढ़कर बोला, लुक मिस्टर, हम मानते हैं कि हम इसे ढूंढ नहीं पाए, पर क्या तुम बता सकते हो कि इसे क्या बीमारी है? ये सुनकर विराज ने अपने हाथ उठाए और अभिमान की तरफ किया और बोला, वो क्या है ना, मैं थोड़ा बहुत तो समझ गया कि इन्हें क्या बीमारी है, पर अच्छे से एक्सप्लेनेशन हमारा भाई करेगा। सभा डॉक्टर्स की नजरें अब अभिमान की तरफ टिक गई। अभिमान ने एक नजर दिव्य दृष्टि से भूचंद को जांचा और बोला, इनके दिल के ऊपर एक कीड़े ने अपनी पकड़ बनाई है और एक कीड़ा उनके दिमाग के अंदर बैठा है जो न्यूरॉन्स को सिग्नल पास करने से रोक रहा है, जिस वजह से ये कोमा में है। और साथ ही ये कीड़े उनके उनके शरीर की आसपास की नेगेटिव एनर्जी को सोख रहे हैं और दिन बे दिन मजबूत हो रहे हैं। ये सुनकर सभी डॉक्टर्स हैरान होकर अभिमान को देखने लगे। तभी एक डॉक्टर हंसने लगा, ये क्या मजाक है? हमने इनकी फुल बॉडी स्कैन की है और हमें कुछ भी नहीं मिला, तो ये कैसे हो सकता है? उस डॉक्टर की बात सुनकर अभिमान ने अपना सिर हिलाया और फिर भूचंद के पास जाकर उसने उनके सिर के ऊपर अपना हाथ रखा और दूसरी तरफ खड़े शौर्य को इशारा किया।
शौर्य ने भी तुरंत बोतल में बंद रानी कानूबूसी को आदेश दिया और अगले ही पल एक लंबा और पारदर्शी फ्लैटवर्म भूचंद के कान से बाहर आ गया। ये कीड़ा पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट था, जिस वजह से इसे किसी भी स्कैन में ट्रैक करना असंभव था। अभिमान ने उस डॉक्टर की ओर देखा और वह कीड़ा उठाकर उसके सामने लाया और बोला, ये देखो, ये रहे तुम्हारे दादाजी, अब इन्हें झुककर प्रणाम करो। उस कीड़े को देखकर डॉक्टर के हाथ पैर फूल गए। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके सामने एक जीवित कीड़ा था। उसके बाद अभिमान फिर एक बार भूचंद के सीने पर हाथ रखा और शौर्य की मदद से उसने दूसरा कीड़ा भूचंद के मुंह से बाहर निकाला। दोनों कीड़ों को शौर्य ने अपने हाथ में ले लिया और हवा में ही उन्हें भस्म कर दिया। रानी कानूबूसी बोतल के अंदर से चीखने लगी, पर शौर्य ने उसे नजरअंदाज किया। तभी सभी ने देखा कि कीड़े बाहर निकलने के बावजूद भूचंद के हालत में सुधार नहीं आया था। उन डॉक्टर का मुखिया आगे आते हुए अभिमान को ताना मारते हुए बोला, क्या हुआ मिस्टर देसी डॉक्टर, अपने कीड़े तो उनके शरीर से निकाल दिए, पर इन्हें होश क्यों नहीं आ रहा है? ये सुनकर अभिमान मुस्कुराया और फिर बोला, अभी तो ट्रीटमेंट शुरू भी नहीं हुई है चाचा, जरा सब्र रख और देख। इतना कहकर अभिमान फिर एक बार भूचंद के सामने खड़ा हो गया और उसने कुछ हस्तमुद्राएं बनाई और कुछ आयुर्वेद के मंत्र बोलते हुए उसने भूचंद के शरीर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। जहां जहां अभिमान का हाथ जा रहा था उस जगह से भूचंद के शरीर के अंदर से नीली रोशनी निकलने लगी थी। कुछ ही देर में उनका शरीर, जो अभी तक किसी लाश की तरह लग रहा था, अब एकदम नॉर्मल दिखने लगा। उसके बाद अंत में अभिमान ने भूचंद के अंगुली से उसकी वह अंगूठी निकाल ली। उसके ऐसा करते ही भूचंद की उंगलियां हिलने लगी और कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोल दी। वहां खड़े सभी डॉक्टर्स हैरान परेशान होकर अभिमान को देखने लगे थे, लेकिन अभिमान ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। उसने वह अंगूठी शौर्य की ओर उछाल दी। शौर्य ने उस अंगूठी को पकड़ा और उसके हाव भाव सख्त हो गए। अब तक भूचंद को पूरी तरह होश आ चुका था और उसने उठते ही अपनी अंगूठी देखी और चिल्लाते हुए बोला, रायचंद, मेरी अंगूठी कहाँ है? ये सुनकर रायचंद को बहुत हैरानी हुई। उसका बाप उठते ही अंगूठी के बारे पूछ रहा था। ये क्या पागलपन है? कोमा से जगाने के बाद उसके पिता को ये पूछना चाहिए था कि उसे क्या हुआ था, पर ये तो उनसे अंगूठी पूछ रहा था। रायचंद ने शौर्य की ओर इशारा करते हुए कहा, पापा, अंगूठी सुरक्षित है। आप पहले ये बताइए कि आपको अब कैसा महसूस हो रहा है? रायचंद का सवाल सुनकर भूचंद ने अपने शरीर को जांचा और खुश होते हुए बोला, मेरा शरीर एकदम ठीक हो गया है। मुझे अब सिर में और मेरे दिल में जो चुभन महसूस होती थी वो अब नहीं हो रही है। ये सुनकर रायचंद ने चैन की सांस ली। फिर उसने अपने पिता को सहारा दिया और खड़ा किया। फिर सभी लोग बाहर के हॉल में आ गए। डॉक्टर्स की विदेश से आई हुई टीम ने अभिमान से माफी मांगी और उसका फोन नंबर लेकर वहां से निकल गए। इधर रायचंद ने जयेश बत्रा के बारे में शांति से अपने पिता को समझाया। तभी मानसिंह, जो वही कोने में पड़ा था, वह उठकर अपने पिता के पास आया और लड़खड़ाती आवाज में शौर्य और उसके साथियों की कंप्लेन करने लगा। पापा, मुझे इन गुंडों ने बहुत मारा और इन गुंडों को आपके लाडली पोती ने यहाँ लाया है। मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। ये सुनकर भूचंद ने मानसिंह को एक थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से से बोला, अबे पट्टे के उल्लू, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या कि इन बच्चों ने ही मेरी जान बचाई है और तू उन्हें ही सजा देने की बात कर रहा है? और ये तेरा दिमाग कभी ठीक से काम क्यों नहीं करता? तू हमेशा ऐसी ऊटपटांग हरकतें करने पर क्यों तुला होता है? ये सुनकर मानसिंह ने अपना सिर नीचे झुका लिया। तभी कुछ गार्ड्स ने जयेश और यश को घसीटते हुए लाया और भूचंद के सामने पटक दिया। अब भूचंद क्या करेगा जयेश और उसके बेटे के साथ? क्या है उस अंगूठी का राज? क्या शौर्य इन बाप बेटों को भी सजा देगा?